नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के इंग्लिश ग्रामर की क्लास में। आज का टॉपिक है सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। जी हाँ, यही वो बेसिक ढांचा है जिससे हर इंग्लिश सेंटेंस बनता है। अगर आपने ये 3 शब्द अच्छे से समझ लिया तो आपको कोई भी वाक्य आसानी से बना पाएँगे और उसका सही मतलब निकाल पाएँगे। तो चलिए इस क्लास की शुरुआत करते हैं और मैं आपको कुछ ऐसे ट्रिक्स और आसान उदाहरण दूँगा जिससे आप सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट को झट से पहचान सकें। और हाँ, क्लास के एंड तक आपका कॉन्फिडेंस बहुत बढ़ जाएगा। इसलिए ध्यान से सुनिए और हाँ, ज़रूरत लगे तो नोट्स बनाते चलिए। आप देख रहे हैं आरवी स्टडी आईक्यू चैनल, तो चलिए शुरुआत करते हैं। दोस्तों सबसे पहले समझते हैं सब्जेक्ट क्या होता है। अब देखिए, हम यहाँ पे स्कूल वाले सब्जेक्ट की बात नहीं कर रहे हैं, ना ही मैथ्स, ना ही साइंस, ना ही हिस्ट्री। यहाँ जो सब्जेक्ट है वो ग्रामर का हिस्सा है। सब्जेक्ट का मतलब होता है कर्ता, यानी कि वाक्य में जो व्यक्ति, चीज या जानवर काम करता है या फिर जो काम से सीधे तौर से जुड़ा होता है, वही कहलाता है सब्जेक्ट। जैसे अगर मैं कहूँ कि राम खाता है, तो इसमें राम वो है जो खाने का काम कर रहा है, तो राम यह सब्जेक्ट है। याद रखिए, सब्जेक्ट इज इक्वल टू डोर ऑफ द एक्शन, यानी जो काम कर रहा है। सब्जेक्ट किसी भी वाक्य की शुरुआत में आता है और यही तय करता है कि वर्ब कैसा होगा, सिंगुलर या प्लूरल, एक वचन या बहुवचन। अब तक आपने तो ये समझ लिया होगा कि सब्जेक्ट क्या होता है, यानी वाक्य का कर्ता जो कोई भी काम करता है। लेकिन अब सवाल ये है कि सब्जेक्ट क्या क्या हो सकता है। तो चलिए इसे आसान भाषा में समझते हैं। सब्जेक्ट कोई भी व्यक्ति हो सकता है, जैसे आई, यू, ही, सी, या कोई व्यक्ति जैसे इट, दिस, दैट, या फिर एक समूह जैसे वी, दे, धिस या दोज। कुछ सामान्य सब्जेक्ट की लिस्ट को हिंदी अर्थ के साथ देखते हैं, जैसे कि आई अर्थात मैं, वी यानी हम, यू तुम या आप के लिए यू का यूज होता है, दे मतलब वे या वे सब, ही अर्थात वह, सी भी मतलब होता है वह, परंतु ही लड़के या पुरुष के लिए यूज किया जाता है और सी लड़की या महिलाओं के लिए यूज किया जाता है। इट मतलब यह, जानवर, मौसम या कोई निर्जीव वस्तु को इंडिकेट करने के लिए इट का यूज किया जाता है। दिस मतलब यह, नजदीक की वस्तु को दिखाने के लिए दिस का यूज किया जाता है। दैट मतलब वह, दूर की वस्तु दिखाने के लिए दैट का यूज किया जाता है। दीज यानी ये सब, बहुवचन हो परंतु पास की चीज हो उसको इंडिकेट करने के लिए दीज का यूज किया जाता है। और दोज वो सब, अर्थात बहुवचन हो और दूर की चीजें को दिखाने के लिए हम इसका यूज करते हैं, दोज का। दोस्तों बीच में आपको इंटरप्ट करने के लिए माफी चाहता हूँ, परंतु अगर आपको दीज, दैट, दीज और दोस का यूज सीखना हो तो आई बटन बटन पर क्लिक कीजिए। यहाँ पे हमारे एक वीडियो है जिसमें विस्तार से समझाया गया है दीज, दैट, दीज और दोस को किस प्रकार से सेंटेंस में यूज किया जाता है और इसके ग्रामेटिकली इंपॉर्टेंस। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ध्यान दीजिए, सब्जेक्ट सिर्फ इंसान नहीं होता, बल्कि कोई भी चीज, जानवर, मौसम या वस्तु भी हो सकता है जो वाक्य में काम कर रहा हो या काम से जुड़ा हुआ है। जैसे उदाहरण के तौर पर, द सन राइज इन द ईस्ट, द सन राइज इन द ईस्ट। यहाँ सन एक वस्तु है, लेकिन वही वाक्य का सब्जेक्ट है। तो दोस्तों अब हमें समझ में आया कि सब्जेक्ट केवल राम या सीता नहीं, बल्कि कोई नाउन या प्रोनाउन भी हो सकता है जो एक्शन से जुड़ा हुआ हो। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम एक बहुत जरूरी बातें समझने जा रहे हैं कि आखिर सब्जेक्ट बनता कैसे है, कौन सी चीजें सब्जेक्ट बना सकती है। तो याद रखिए दोस्तों, सब्जेक्ट बनाने का काम सिर्फ दो चीजें ही करती है, या तो नाउन या फिर प्रोनाउन। सबसे पहले समझते हैं कि नाउन क्या होता है। नाउन का मतलब होता है नाम, यानी किसी वस्तु, धातु या स्थान का नाम। जैसे कि कॉपी, ये एक वस्तु है। पेन, ये भी एक चीज है। और मुंबई, यह एक क्या है, स्थान का नाम है। तो ये सब क्या हुए, ये सब है नाउन और ये सब सब्जेक्ट बन सकते हैं। अब आते हैं प्रोनाउंस पर। प्रोनाउंस वो शब्द होते हैं जो नाउन की जगह इस्तेमाल होते हैं, यानी बार बार आप राम, सीता, मुंबई बोलने की जगह हम क्या कहते हैं, ही, सी, इट, यू, विल, दे।
अब हम इसको उदाहरण के रूप में समझते हैं। राम स्कूल जाता है। यहाँ पे राम क्या हो गया? ये नाम हो गया। राम इज़ अ नाउन। परंतु वह स्कूल जाता है। यहाँ पे ही इज़ प्रोनाउंस रिप्लेसिंग नाम। यहाँ पे वह किसके लिए इंडिकेट कर रहा है? राम के लिए इंडिकेट कर रहा है। इसलिए यहाँ पे क्या यूज़ किया गया है? ही। तो यह बात क्लियर होनी चाहिए कि हर सब्जेक्ट या तो नाउन होता है या प्रोनाउन, और बाकी शब्द जैसे एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब वो सब्जेक्ट नहीं बन सकते। तो जब भी कोई वाक्य दिखे तो सबसे पहले नाउन या प्रोनाउन खोजिए, वही होगा सब्जेक्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अब ये सवाल उठता है कि भाई इतने सारे शब्दों में से हम सब्जेक्ट कैसे पहचानें? तो उसका जवाब है एक सिंपल सी ट्रिक जो आपके काम को बहुत आसान बना देंगी। ट्रिक क्या है? बस किसी भी सेंटेंस में हु या व्हाट का सवाल पूछिए। जो जवाब मिलेगा वह होगा उस सेंटेंस का सब्जेक्ट। आइए इसे कुछ एग्जाम्पल से समझते हैं। आई प्ले क्रिकेट। आप सवाल पूछिए हु प्ले, जवाब मिलेगा आई। तो यहाँ आई ही क्या है? सब्जेक्ट है। सीता गोज टू स्कूल। सवाल पूछिए हु गोज, जवाब आएगा सीता। तो सीता है वाक्य का सब्जेक्ट। हिज पेन इज गुड। आप सवाल पूछिए व्हाट इज गुड, जवाब मिलेगा दिस पेन। तो दिस पेन है सब्जेक्ट। स्मोकिंग इज हार्मफुल। सवाल पूछिए व्हाट इज हार्मफुल, जवाब मिलेगा स्मोकिंग। तो स्मोकिंग यहाँ सब्जेक्ट है। तो दोस्तों अब जब भी कोई सेंटेंस दिखे तो बस फटाक से पूछो हु या व्हाट, और झट से पकड़ लो उसका सब्जेक्ट। तो दोस्तों अब हम पहुंच चुके हैं सेंटेंस की जान पर यानी वर्ब पर। अब सवाल ये है कि वर्ब क्या होती है और कैसे पहचानने कि वाक्य में वर्ब कौन सा है। बहुत आसान है। जो किया गया है वही वर्ब होता है। यानी कि वाक्य में जो भी एक्शन हो रहा है, जो भी काम किया जा रहा है, वही कहलाता है वर्ब या कहे क्रिया। ऑल एक्शन वर्ड आर वर्ब्स। जैसे कि खाना, खेलना, कूदना, पढ़ना, लिखना। ईट, प्ले, जंप, रीड, राइट। तो वर्ब ही एक ऐसा शब्द होता है जो हमें बताता है कि सब्जेक्ट क्या कर रहा है। हम उदाहरण के थ्रू समझते हैं। आई ईट मैंगो। ईट क्या है? ये वर्ब है। सी प्ले फुटबॉल। प्ले क्या है? ये वर्ब है। दे जंप ऑन द बेड। जंप क्या है? ये वर्ब है। अब एक और बात ध्यान दे, हर सेंटेंस में वर्ब जरूरी होता है। बिना वर्ब के सेंटेंस अधूरा होता है। वर्ब ही वो चीज है जो सेंटेंस को काम से जोड़ती है। वर्ब सेंटेंस प्लस वर्ब इज इक्वल टू एक्शन सेंटेंस। अब एक बात और ध्यान दे, हर सेंटेंस में वर्ब जरूरी होता है। बिना वर्ब के सेंटेंस अधूरा होता है। वर्ब ही वो चीज है जो सब्जेक्ट को काम से जोड़ती है। सब्जेक्ट इज वर्ब इज इक्वल टू एक्शन सेंटेंस तैयार। तो अब जब भी आप वाक्य देखें, सब्जेक्ट के बाद जो काम या स्थिति बताने वाला शब्द हो, वही समझिए कि वो क्या है? वर्ब है। तो चलिए चलते हैं गहराई से इसको और समझते हैं। तो दोस्तों अब बात करते हैं वर्ब को पहचानने के आसान से ट्रिक्स की। कई बार वाक्य में हमें कंफ्यूजन होता है कि वर्ब कौन सा है। तो चलिए उस कंफ्यूजन को आज यही खत्म कर देते हैं। ट्रिक्स बहुत सिंपल है। वर्ब यानी क्रिया, और हिंदी में वर्ब के अंत में अक्सर ना आता है। यानी वो काम जो करना या करना पड़ता है उसका नाम होता है वर्ब। आइए कुछ उदाहरण से समझते हैं। अगर इंग्लिश में जैसे हम देखते हैं ईट, प्ले, रीड, राइट, कम। यहाँ पे देखिए इक मतलब खाना, प्ले मतलब खेलना, रीड मतलब पढ़ना, राइट मतलब लिखना और कम मतलब आना। आपने देखा हर वर्ब का हिंदी में रूप ना से खत्म हो रहा है, और यही है हमारा पहचानने का शॉर्टकट। जब भी कोई वर्ड देखो, डाउट हो, तो बस सोचो क्या इसका हिंदी में ना वाला रूप बनता है। अगर हाँ, तो बिंगो, ये है वर्ब। जैसे स्लिप यानी सोना, रन यानी दौड़ना, सिंग यानी गाना। अब इसको आप वर्ब को पहचानने में कोई दिक्कत नहीं होगी। अब इसके बाद आपको वर्ब को पहचानने में किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होगी। और हाँ, ये ट्रिक बिगिनर के लिए बहुत काम की है। ग्रामर को स्ट्रांग बनाने के लिए सबसे पहले वर्ब को पहचानना ज़रूरी होता है। अगले स्लाइड में हम देखेंगे कि वर्ब के कितने प्रकार होते हैं और उसका रोल क्या होता है।
तो दोस्तों अब हम बात करेंगे एक बहुत ही अहम टॉपिक की, वर्ब के फॉर्म की, यानी वर्ब के अलग-अलग रूप की। क्या आप जानते हैं कि हर वर्ब के 5 अलग-अलग रूप होते हैं? हाँ, बिल्कुल सही सुना, 5 फॉर्म ऑफ वर्ब। आइए देखते हैं वो कौन-कौन से हैं। वर्ब का जो पहला फॉर्म होता है, ये वर्ब का बेसिक रूप होता है, जैसे ईट और गो। वर्ब का सेकंड फॉर्म होता है, ये पास्ट टेंस में आता है, जैसे एट और वेंट। वर्ब के थर्ड फॉर्म ये पास्ट पार्टिसिपेट होता है, जैसे ईटन, गॉन। वर्ब का फोर्थ फॉर्म ये प्रेजेंट पार्टिसिपेट या कंटिन्यूअस फॉर्म में होता है, जिसको हम आईएनजी फॉर्म बोलते हैं, जैसे कि ईटिंग, गोइंग। और वर्ब का फिफ्थ फॉर्म ये तीसरे व्यक्ति एक वचन के लिए प्रेजेंट सिंपल में होता है, जैसे इट और गोज। समझना आपको एकदम आसान है। वर्ब का रूप उस सेंटेंस के हिसाब से बदल जाता है। अगर सेंटेंस प्रेजेंट सिंपल है और सब्जेक्ट तीसरे व्यक्ति एक वचन है, तो वर्ब अब पांचवें फॉर्म में होगा। अगर सेंटेंस पास्ट टेंस में है, तो वर्ब का सेकंड फॉर्म का इस्तेमाल होगा। और कंटिन्यू टेंस में है, तो वर्ब के फोर्थ फॉर्म यानी आईएनजी फॉर्म की जरूरत होगी। इसको हम किससे उदाहरण के थ्रू समझते हैं। पहला है आई ईट एप्पल। She eats apples. They ate apple yesterday. We have eaten apple. He is eating apple now. तो दोस्तों वर्ब की ये 5 फॉर्म जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि इन्हीं से सही टेंस बनता है और सेंटेंस का मतलब साफ होता है। अब हम और एक जरूरी पार्ट सीखने वाले हैं, वो है ऑब्जेक्ट, जिसे हम हिंदी में कहते हैं विषय वस्तु। तो सबसे पहले समझते हैं ऑब्जेक्ट क्या होता है। बहुत आसान है। जब किसी सेंटेंस में कोई काम किया जाता है, तो उस काम का असर किसी पर पड़ता है ना? जिस वर्ब का असर पड़ता है, वही होता है हमारा ऑब्जेक्ट। एक बार फिर से सुनिए। जब किसी सेंटेंस में कोई काम किया जाता है, तो उस काम का असर किसी पर पड़ता है और जिस पर काम का असर होता है, वही होता है हमारा ऑब्जेक्ट। यानी कि ऑब्जेक्ट होता है वो जिस एक्शन का रिसीवर कहते हैं। हम उसे किसे कहेंगे? ऑब्जेक्ट यानी एक्शन का रिसीवर। आसान भाषा में कहे तो सब्जेक्ट काम करता है और ऑब्जेक्ट उस काम को रिसीव करता है। जिस वर्ब का असर होता है, वही होता है ऑब्जेक्ट। ठीक है? हम इसका उदाहरण के थ्रू समझते हैं। जैसे कि आई ईट मैंगो। यहाँ आई है सब्जेक्ट जो काम करता है, ईट है वर्ब जो काम करवाता बताता है, और मैंगो है ऑब्जेक्ट जिस पर काम हो रहा है। यानी जो खाया जा रहा है वही है क्या? ऑब्जेक्ट। अगला एग्जाम्पल की तरफ समझते हैं हम। ही राइट्स लेटर। यहाँ पे सी है सब्जेक्ट, राइट्स है वर्ब और लेटर है ऑब्जेक्ट। जिसे लिखा जा रहा है वो क्या है? ऑब्जेक्ट। आपको एक बात याद रखना होगा कि सब्जेक्ट करता है, वर्ब बताता है काम, और ऑब्जेक्ट उस काम को रिसीव करता है। इसलिए हम ऑब्जेक्ट को क्या कहते हैं? रिसीवर ऑफ द एक्शन। तो ये तीनों मिलके बनाते हैं पूरा एक सेंटेंस, अर्थात सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू पूरा एक वाक्य। तो दोस्तों अब बात करते हैं ऑब्जेक्ट को पहचानने के दमदार ट्रिक्स की। अब तक आपने जाना कि ऑब्जेक्ट वो होता है जिस पर वर्ब का असर पड़ता है, लेकिन सवाल उठता है कि हम उसे पहचाने कैसे। सेंटेंस में इतने सारे शब्द होते हैं, तो ऑब्जेक्ट को पकड़ने का तरीका क्या है? बहुत आसान ट्रिक्स है। स्टेप 1, पहले वर्ब को ढूंढिए। सेंटेंस में जो एक्शन वर्ड है वही क्या है? वर्ब है। स्टेप 2, वर्ब से सवाल कीजिए, क्या और किसे। आपको वर्ब से क्या सवाल पूछना है? क्या और किसे। जो मिलेगा वही क्या होता है? ऑब्जेक्ट। आइए इसको कुछ एग्जाम्पल से समझते हैं, तब आपको अच्छे से समझ में आएगा। आई स्पीक इंग्लिश। यहाँ पे स्पीक क्या हो गया? वर्ब। अब सवाल पूछिए, क्या बोलता हूँ? व्हाट डू आई स्पीक। जवाब मिलेगा इंग्लिश। तो इंग्लिश क्या है? ऑब्जेक्ट। और एक उदाहरण समझते हैं। आई मेट हर। यहाँ पे वर्ब क्या है? मेट है। ठीक है? आपको सवाल पूछना है, किससे मिला? whom डिड आई मीट। जवाब आएगा हर। तो हर है ऑब्जेक्ट। आपको हमेशा याद रखना है वर्ब प्लस व्हाट ऑब्लिक हूँ इज इक्वल टू
ऑब्जेक्ट। जब कोई भी सेंटेंस दिखे तो सबसे पहले वर्ब को ढूंढो, सवाल करो और ऑब्जेक्ट को पकड़ लो। यह ट्रिक आपको हर प्रकार के सेंटेंस में काम आएंगी और आपकी ग्रामर की समझ को और मजबूत बनाएंगी। दोस्तों, आज की इस क्लास में हमने बहुत कुछ सीखा। अब समय है छोटे से रिवीजन की। तो चलो मिलकर याद करते हैं कि आज हमने क्या-क्या इंपॉर्टेंट चीज़ सीखी। सबसे पहले सीखा सब्जेक्ट क्या होता है। सब्जेक्ट यानी कर्ता, जो वाक्य में काम करता है। इसे पहचानने के लिए ट्रिक्स क्या थी? हु या व्हाट से सवाल करो। जवाब में जो आएगा वही क्या होगा? सब्जेक्ट। फिर हमने सीखा वर्ब क्या होती है। वर्ब यानी क्रिया, यानी कोई भी एक्शन वर्ड जिसे करने का काम हो रहा है वही क्या है? वर्ब है। और इसके ट्रिक्स क्या है? हिंदी में ज्यादातर वर्ब के अंत में ना आता है, जैसे खाना, पीना, पढ़ना। उसके बाद हमने सीखा कि ऑब्जेक्ट क्या होता है। ऑब्जेक्ट होता है वह जिस पर वर्ब का असर पड़ता है, यानी जो काम को रिसीव करता है वो क्या होता है? ऑब्जेक्ट। इसके ट्रिक्स क्या है? वर्ब से पूछो व्हाट ऑब्लिक हुम, जवाब मिलेगा ऑब्जेक्ट। एक बार फिर याद कर लो ये तीनों को पहचानने की ट्रिक। सब्जेक्ट इज इक्वल टू हु या व्हाट। वर्ब इज इक्वल टू एक्शन वर्ड एंडिंग विथ ना। ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू व्हाट ऑब्लिक हुम बेस्ड ऑन द वर्ब। अब आप किसी भी सेंटेंस को देखकर यह कह सकते हैं कि ये रहा सब्जेक्ट, ये रहा वर्ब और ये रहा ऑब्जेक्ट। करते हैं आपके लिए होमवर्क की, क्योंकि सीखना तभी पक्का होता है जब खुद से उसे दोहराया जाए और आजमाया जाए। आज आपका होमवर्क है एक छोटा सा वाक्य, यू रीड अ बुक। अब आपको बताना है कि इस सेंटेंस में सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट क्या है। थोड़ा सोचिए, वर्ब पहचानिए, फिर हु, व्हाट, हुम से सवाल कीजिए और कमेंट्स में जवाब दीजिए। मैं चेक करूंगा कि आपका सही जवाब है या नहीं। और हाँ, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, अगर आपने इसमें कुछ नया सीखा हो, तो अपना प्यार दिखाइए, वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए और शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ भी। तभी वो भी इंग्लिश ग्रामर को आसानी से और मज़ेदार तरीके से सीख सके। सीखते रहिए, समझते रहिए और इंग्लिश बोलने में एक्सपर्ट बनते रहिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। फिर मिलेंगे एक और मस्त जानकारी से भरे वीडियो के साथ। टिल देन कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग।